स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाल ही में आपने सुना होगा कि वेदांता और फॉक्सकॉन ने $22 बिलियन का भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने का फैसला लिया है। तो उससे एक सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु, जो एक समय भारत का मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होता था, सब नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होता था, महाराष्ट्र, इनसे आगे आज के समय गुजरात निकल गया। क्योंकि वेदांता फॉक्सकॉन जो प्लांट था वो पहले महाराष्ट्र में लगने वाला था, वो तमिलनाडु क्यों नहीं गया? क्योंकि तमिलनाडु तो एक समय बहुत अच्छा करता था। तो ऐसा क्या हो गया तमिलनाडु में कि आज तमिलनाडु पिछड़ता जा रहा है और गुजरात आगे निकलता जा रहा है, जहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग की बात है। आज इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि वेयर गुजरात इज डूइंग वेल एंड व्हाट तमिलनाडु इज डूइंग रॉन्ग। तो ये न्यूज है कि गुजरात पिप्ड महाराष्ट्र विन वेदांता फॉक्सकॉन $22 बिलियन प्रोजेक्ट। लेकिन हम महाराष्ट्र की बात नहीं, हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु भारत का एक बड़ा राज्य है और वो एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है और वो स्टार्टिंग से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे थे। लेकिन आज के समय वो गुजरात से पिछड़ता जा रहा है और गुजरात भारत का नंबर 1 स्टेट बनकर उभरा है मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में। तो ऐसा क्यों है वो समझते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारत के बहुत सारे राज्य हैं जो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करे बिना एग्रीकल्चर इकोनॉमी से सर्विस इकोनॉमी पे चले गए। आमतौर से, जैसे आपको पता है, कोई भी देश एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग पे जाता है और फिर मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस पे जाता है। ये आम जर्नी होती किसी भी देश की, किसी भी राज्य की। लेकिन भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो सीधे लीप फ्रॉग कर गए हैं एग्रीकल्चर से सर्विस पे, और इसके कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी। मेन नुकसान क्या है कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया। इस वजह से जॉब्स उतने क्रिएट नहीं हो पाए जितनी हमें जरूरत थी। लेकिन जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात इस सिचुएशन में एक अपवाद है, एक एबरेशन है। क्यों? क्योंकि गुजरात की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जैसे देश के लिए जीडीपी होता है, देश की आर्थिक वृद्धि निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। वैसे एक राज्य की जीडीपी निकाल को क्या कहते हैं? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और उस सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 40% योगदान गुजरात की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का है। और भारत में कितना है? भारतीय अर्थव्यवस्था में 27%। तो लगभग 13% का ये अंतर है। ऐसा क्यों है कि गुजरात बहुत बेहतर कर रहा है बाकी राज्यों के मुकाबले, खासतौर से तमिलनाडु से अगर कंपेयर करें? क्योंकि तमिलनाडु एक समय में मैन्युफैक्चरिंग लीडर होता था। तो सबसे पहले यहां बात समझ लेते हैं, स्टेट गुजरात स्कोर्स बेटर देन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, जिन्होंने अपने राज्य में इंडस्ट्री के शेयर को फॉल हो रहा है। वहां इंडस्ट्री का जो शेयर है, मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है, उसमें गिरावट आ रही है, लेकिन गुजरात में बढ़ोतरी है। क्यों? क्योंकि गुजरात अकाउंट्स फॉर 11 to 11.5% ऑफ कंट्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट। 11-11.5% देश का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो गुजरात से आ रहा है। 2001 में ये कितना था? 8 से 8.5%। तो इसमें ये वृद्धि क्यों आ रही है, इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। चाहे टाटा हो, जो सिंगूर लैंड स्ट्रगल के बाद गुजरात चले गए थे मोदी जी के इनवाइट पे, चाहे मारुति हो, वो लोग भी गुजरात में खोल रहे हैं। और ये सारा जो ऑटो इंडस्ट्री का भी नुकसान है, पहले सारी ऑटो इंडस्ट्री कहां खुलती थी? तमिलनाडु में खुलती थी।
अब सब लोग गुजरात जाना चाहते हैं, क्यों? चाहे वो टाटा हो, चाहे वो मारुति हो, ऐसा क्यों हो रहा है, यह समझना है। तो गुजरात हैज लेफ्ट बिहाइंड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु टू बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट इन इंडिया। पहले तमिलनाडु को महाराष्ट्र ने हराया, अब महाराष्ट्र को गुजरात ने हरा दिया, तो तमिलनाडु तीसरे नंबर पे खिसक गया। तो ऐसा क्यों हुआ? आरबीआई का डेटा बताता है कि गुजरात का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, जिसको हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी बोल सकते हैं, जिससे हमें उस अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के बारे में पता चलता है, प्रोडक्टिविटी के बारे में पता चलता है, उसमें पता चला है कि गुजरात का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो 15.9% से बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। 2012 और 2020 के बीच में हम देखें तो साल दर साल ईयरली जो गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, जीवीए है, वो 15.9% से बढ़ा है और कहां पहुंच गया है? 5,11,000 करोड़ रुपए, आरबीआई का डेटा है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु कहां है? उतने ही समय में 3,43,00,000 करोड़, इतने रुपए में पहुंचा है। तो इतना अंतर क्या है? एक तरफ 5,11,000 करोड़, एक तरफ 3,43,000 करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का अंतर है। तो यह अंतर दर्शा रहा है कि तमिलनाडु पिछड़ता जा रहा है। तो सवाल उठता है, व्हाई इज गुजरात डूइंग सो वेल? गुजरात इतना अच्छा क्यों कर रहा है, तमिलनाडु पीछे क्यों छूटता जा रहा है? तो सवाल यह है, what played a significant role in allowing Gujarat to outpace other states in manufacturing is first of all higher investment in the state। यानी गुजरात में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, खास तौर से पूंजी निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिससे एसेट क्रिएशन होता है, वो बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब State of Gujarat witnessed highest capital investment in terms of gross fixed capital formation, यानी पूंजी निवेश हाईएस्ट रहा है, which is a measure of investment between 2012 से 2019 के बीच में देखें तो जो पूंजी निवेश है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो कितने का रहा है? 5,85,000 करोड़ का रहा है। महाराष्ट्र में कितने का रहा है? 4,07,000 करोड़ का रहा है, और तमिलनाडु तो उससे पीछे चला गया है। तो कहीं भी अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है तो सबसे पहले निवेश होना पड़ेगा। तो गुजरात में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश हो रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एसेट क्रिएशन हो रहा है। दूसरा क्या है? गुजरात प्रोसेस्ड डायमंड में सबसे आगे है भाई। प्रोसेस्ड डायमंड मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रोसेस्ड डायमंड भी है गुजरात। State of Gujarat is the largest producer of processed diamond in the world, accounts for 80% of country's diamond export। जो डायमंड आता है उसको घिस कर पॉलिश करते हैं ना, उस 80% भारत में, गुजरात में होता है, और दुनिया का 72% वो काम भी गुजरात में होता है। और साथ ही साथ गुजरात थर्ड लार्जेस्ट, नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया, भारत जो जीन्स पहनते हैं हम लोग, उसका सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है गुजरात, डेनिम के मुकाबले में, जो जीन्स पहन रहे हो आप लोग। इंटरनेशनली भी द स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट 65% to 70% टू डेनिम मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो भारत में जो जीन्स बनता है, जीन्स का कपड़ा बनता है, उसका 65 से 70% वो कपड़ा कहां बन रहा है? गुजरात में बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा क्या रीजन है गुजरात बढ़ रहा है? दूसरा तीसरा है पोर्ट्स है भाई गुजरात में, बंदरगाह है, और भारत स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो भारत में एक्सपोर्ट के बढ़ावे के लिए लाया गया था, निवेश के बढ़ावे के लिए लाया गया था, उसका फायदा भी गुजरात ने बहुत बखूबी से यूज किया है। तो गुजरात में 42 पोर्ट हैं, 42 पोर्ट्स हैं, जिसमें 42 पोर्ट्स हैं और 65 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं।
इसके अलावा 18 डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हैं, इसके अलावा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि वहां लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम नहीं है। 42 पोर्ट है, एक्सपोर्ट करो, एयरपोर्ट्स भी हैं, सड़कें भी हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इट हैज 160 प्रोडक्ट क्लस्टर्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिक चीजें बनाई जा रही हैं वहां। जीन्स पे फोकस है, डायमंड पे फोकस है, तो प्रोडक्ट पे बढ़ाने के लिए जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, तो यहां तो पहले से चल रही है। इसके अलावा 60 नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, 60 SCZs गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो भारत सरकार बना रही है वो भी गुजरात से गुजर रहा है, जिसमें बहुत सारा निवेश हो रहा है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ रहा है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू इंडियन पोर्ट एसोसिएशन डेटा विच वाज पब्लिश्ड इन द मंथ ऑफ जून 2021 में, लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट स्टूड एट 40, मतलब बड़े पोर्ट 46 है वहां। ठीक है, पोर्ट्स वहां 46 हैं। लास्ट ईयर 73.86 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो ट्रैफिक वाज हैंडल्ड बाय एक पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट। उसके अलावा कंट्रीज पेट्रोकेमिकल और केमिकल हब भी गुजरात है। कच्चा तेल आता है, वहां से उसको रिफाइन करके सब जगह दिया जाता है, और केमिकल हब भी है। इसके 8 क्लस्टर्स हैं, 14 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, सिर्फ इन दोनों चीजों के ही गुजरात में। दीज आर मेनली डेडिकेटेड टू केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो रसायन बनाने में भी और पेट्रोकेमिकल्स में भी गुजरात आगे है। एफडीआई की बात करें तो एफडीआई में भी गुजरात बहुत आगे जा चुका है। अगर 2021 का आंकड़ा देखें तो स्टेट ऑफ गुजरात रिसीव्ड हाईएस्ट एफडीआई ऑफ $21.89 बिलियन। डीआईपीपी की ये आंकड़ा है। ठीक है, सो 30% एफडीआई जो भारत में आया वो गुजरात में आया। तो निवेश है, विदेशी निवेश भी है, पूंजी निवेश भी है। एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, निर्यात की बात करें, जिसमें पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सड़कें काम देती हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम स्टेट ऑफ गुजरात अकाउंटेड फॉर $63,444 मिलियन इन 2019-2020, और 2020-21 में ये $60,587 मिलियन हो गया, और सारे क्षेत्रों में हुआ एक्सपोर्ट। ठीक है, अब गुजरात हैज ओवर 3,300 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, दवाई बनाने वाले प्लांट भी हैं वहां भाई, दैट कंट्रीब्यूट 30 to 35% टू कंट्रीज फार्मा इंडस्ट्री टर्नओवर। 1/3 दवाइयां गुजरात में बन रही हैं। अराउंड 28% ऑफ कंट्रीज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स भी गुजरात से हो रहा है, 28%। तो ये सारी चीजें होने की वजह से ही तो गुजरात इतना आगे गया है। अब वाइल इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ गुजरात क्यों बढ़ी है? क्योंकि गुजरात सरकार की इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, और गुजरात का एक ज्योग्राफिकली नेचुरल एडवांटेज भी है क्योंकि उसके पास कोस्ट लाइन है, और गुजराती लोगों को धंधे वाला आदमी बोलते हैं, बहुत एंटरप्रेन्योरल होते हैं, उद्यमी होते हैं गुजराती लोग, नेचर से ही उनकी परवरिश ऐसी होती है। और जो सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, उसकी वजह से वहां निवेश अट्रैक्ट हुआ है। डिफरेंट सेट ऑफ इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट गुजरात में अपनी इंडस्ट्री खोलना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि नीतियां ऐसी हैं जो सरकार की हैं। केपीएमजी की एक रिपोर्ट ने बताया है कि गुजरात इतना बेहतर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने क्या किया है, बिजनेसेस को परमिशन लेने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस किया। एक जगह जाओ, वो ऑफिस मत खेलो कि इस यहां चले गए, अब उसने बोला नहीं यहां नहीं होगा, उस विंडो पे जाओ, उस विंडो पे जाओ, इस ऑफिस पे जाओ, नहीं,
एक जगह जाओ आपको सारी परमिशन मिल जाएगी इंडस्ट्री खोलने के लिए। और लेबर लॉस को आसान कर दिया है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग का एक समस्या बताई जाती है, भारत के रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉस, उसको वहां आसान किया है। और इसके साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसेंटिव्स, यानी इंडस्ट्री को उनने लुभावने स्कीम्स दिए हैं। इसकी वजह से वहां बिजनेस करना आसान हुआ है और इसीलिए वहां सब लोग जाकर एफडीआई भी कर रहे हैं, भारतीय उद्योगपति भी वहीं लगा रहे हैं, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में वो इतना बेहतर कर रहे हैं। ये सारे कारण हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, तो आप स्टडी आईक्यू से जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ने आपके लिए 2 बैच लॉन्च करे हैं। एक है मॉर्निंग बैच, जो बच्चे सुबह पढ़ना चाहते हैं वो सुबह आकर इस बैच में पढ़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच 6 है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीजें पढ़ाई जाएंगी। और साथ ही साथ वीकेंड बैच भी लॉन्च किया है। जो लोग कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सैटरडे संडे को क्लासेस होंगी 1 अक्टूबर से और ये 30 सितंबर से 8 बजे 11 बजे। अब इसमें आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। ये सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी और साथ ही साथ वो लाइव क्लास में आप अपने टीचर से, जैसे स्कूल में पूछते थे, कॉलेज में पूछते थे, वैसे सवाल पूछ सकते हो। और बाद में वो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग 2 साल के लिए आपको अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ आपको इसमें एक मेंटर दिया जा रहा है, वो आपको 1-to-1 गाइडेंस करेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कोई डाउट है तो उससे पूछ सकते हो, सारी चीजें। इसके अलावा बहुत सारी क्लास चीजें आपको मिल रही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, और इसकी कीमत बहुत ही अफोर्डेबल है। अब कीमत इसकी है 24,499 रुपए, लेकिन ये आपको, अगर आप केपी लाइव कोड लगाएंगे तो ये आपको 18,999 में मिल जाएगा। तो चूज कर लीजिए, सुबह पढ़ना है, वीकेंड पे पढ़ना है, और ले लीजिए। यूपीपीएससी के लिए भी आप कर सकते हो। यूपीपीएससी में 2 बैचेस, एक में मेंटर है, एक में मेंटर नहीं है। मेरा सजेशन रहेगा मेंटर वाला लीजिए, क्योंकि मेंटरशिप में आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। इसमें भी अगर आप केपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको 12,999 में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया तमिलनाडु एक समय नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स था, तो तमिलनाडु में ऐसी क्या समस्या हो गई कि महाराष्ट्र ने उसको पीछे छोड़ दिया, और अब महाराष्ट्र को भी गुजरात ने पीछे छोड़ दिया और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे पहुंच गया। और बहुत सारे और स्टेट्स, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स, वो भी तमिलनाडु को पीछे छोड़ रहे हैं। उसकी कई वजह हैं, उन वजहों को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई तमिलनाडु इज लैगिंग बिहाइंड इन मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहला कारण यह है जो उनको सुधारना है, वो है पावर वोस। बिजली नहीं आती, वहां बिजली की समस्या है। अब कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, तो कैसे मैन्युफैक्चर करेगा भैया? तो पावर वोस। दूसरी समस्या है, कोई वहां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं है। जैसे गुजरात में दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खोला जा रहा है, वैसे वहां कोई अभी एक प्रपोज किया गया है कोस्टल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लेकिन अभी वो बनना भी नहीं चालू हुआ है। तो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम भी तो हो जाती है। तीसरा कारण क्या है? वैल्यू एडिशन नहीं है। भाई वहीं की मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होगी जहां वैल्यू एडिशन होगा। अब गेहूं तो है, आटा नहीं बना पा रहे हो तो काहे का गेहूं खूब उगा लो। अगर आटा बनाने के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है तो क्या फायदा? तो वैल्यू एडिशन की कमी है, इसको सुधारना है तमिलनाडु को। पावर वो उसको सुधारना है, बिजली की आपूर्ति करनी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स बेहतर करना है। साथ ही साथ गुजरात में लैंड की आराम से मिल दे देती है सरकार से। टाटा गए सिंगूर से, तो मोदी जी ने ट्वीट किया वेलकम टू गुजरात, तो टाटा लोग वहां चले गए। तो तमिलनाडु में जमीन की कमी हो रही है, तो ये भी एक समस्या है। क्यों? क्योंकि एक समय तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट किससे आता था? मैन्युफैक्चरिंग से आता था। लेकिन आज अर्बनाइजेशन की वजह से वहां सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आ रहा है कंस्ट्रक्शन से। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जमीन कहां से दोगे? लैंड शॉर्टेज को भी उन्हें एड्रेस करना है।
फिर एक बहुत बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना बेहतर नहीं है, क्रम्बल कर रहा है। तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना है। सड़कें बनाओ, पोर्ट्स पे ध्यान दो, पुल बनाओ, इन सब चीजों पे भी ध्यान दो। है लेकिन वो क्रम्बल कर रहा है, वो खराब स्थिति में जा रहा है। अगला क्या है भैया, गुजरात सरकार की नीतियां जो इंडस्ट्री के प्रति हैं वो क्या है, वो इंडस्ट्री को, फॉरेन एफडीआई को इंसेंटिवाइज कर रही है, लुभावने अवसर दे रही कि भाई आओ गुजरात में निवेश करो और हम आपको ये सारी चीज टैक्स बेनिफिट देंगे, कम दाम पे जमीन देंगे, ये सारी चीज देंगे। लेकिन तमिलनाडु उतने इंसेंटिव नहीं दे पा रहा है। तो तमिलनाडु को इंसेंटिव भी देना पड़ेगा अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग में वापस लीडर बनना है तो। फिर तमिलनाडु में एक सबसे बड़ी समस्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की, यानी औद्योगिक लड़ाई दंगा। अगर मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बात करूं जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब आते हैं, तो अगर उन सारे स्टेट्स की बात करूं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करूं तो लगभग 56% इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहां है, तमिलनाडु में। तो वहां इंडस्ट्री वाले सोचते हैं यार इतना झंझट कौन लेगा, इतनी लड़ाई कौन सहेगा, इससे अच्छा वहां इंडस्ट्री ना खोलो। तो अब गुजरात जाने लगे क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का पंगा कम है, क्योंकि वहां लेबर लॉ रिफॉर्म कर दिया है गुजरात सरकार ने अपने लेवल पे। तो ये भी एक समस्या है। अगली समस्या क्या है भैया, गुजरात में सिंगल विंडो क्लियरेंस है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंसेस भी तमिलनाडु में थोड़ी देरी से मिलती हैं, सरकारी काम थोड़ा चलता है, तो इस वजह से तमिलनाडु में ये भी प्रॉब्लम है, इसको भी ठीक करना है। गुजरात में सिंगल विंडो क्लियरेंस है, तमिलनाडु में भी है, लेकिन कंपैरेटिवली तेज काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंसेंटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड शॉर्टेज, वैल्यू एडिशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और पावर वॉर्स जैसी समस्याएं तमिलनाडु को बैकफुट पे कर रही हैं और गुजरात फ्रंट फुट पे जा रहा है इस वजह से। तो अगर तमिलनाडु इन समस्याओं से छुटकारा पाएगा तो वापस से तमिलनाडु इंडिया का लीडर बनेगा मैन्युफैक्चरिंग में, उस पे तमिलनाडु को ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको जाने से पहले बता दूं, वीकेंड बैच 6 मॉर्निंग बैच है, ये वाला 30 सितंबर से चालू हो रहा है, 8 बजे से क्लासेस हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वीकेंड बैच है 1 अक्टूबर से चालू हो रहा है, 11 बजे सुबह इसकी क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे क्लासेस, इसकी मंडे टू फ्राइडे। आपको कोड यूज करना है केपी लाइव और ये आपको 18,999 में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ये रहा सोशल मीडिया का लिंक, इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जो भी सवाल हैं तीनों जगह मुझ तक पहुंचकर आप पहुंचा सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप कंपैरिजन बिटवीन गुजरात मैन्युफैक्चरिंग एंड तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।